everyone. So we have done our topic is relations. Chapter 2 की बात कर रहे हैं हम. तो today we will start the new topic that is functions. ठीक है. Today we will start the new topic and today's topic is functions. If is anyone have any doubt in relations, he can exercise 2.1. Okay. Exercise 2.1 में जैसे बच्चे ने बताया क्वेश्चन नंबर 4 उसका डाउट है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि हमें दिया हुआ था, हमें स्टेटमेंट देखनी है कि ट्रू है कि फॉल्स है. अगर आपके पास इफ p इज इक्वल टू m कॉमा n एंड q इज इक्वल टू n कॉमा m, देन p क्रॉस q दिया हुआ है m कॉमा n कॉमा n कॉमा m. ठीक है. तो सीधी सी बात है, आपको देखो यहाँ से हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो आपको p क्रॉस q के सिर्फ दो एलिमेंट दे रखे हैं. p क्रॉस q में आप काउंटिंग ही कर लो एलिमेंट्स की. p में दे रखे हैं दो एलिमेंट और q में दो रखे हैं दो एलिमेंट और p क्रॉस q में सिर्फ दो ही एलिमेंट दे रखे हैं. हालांकि हमारे p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 4 एलिमेंट होने चाहिए थे. तो सीधा सीधा पता है कि p क्रॉस q में दो एलिमेंट कम दे रखे हैं. अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p कितने हैं? दो है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स q कितने हैं? दो है. तो हमें पता है p क्रॉस q में 4 एलिमेंट होने चाहिए और उसने सिर्फ आपको दो ही एलिमेंट दे रखे हैं p क्रॉस q के. तो आपको खुद ही पता लग गया कि इसमें एलिमेंट तो दो कम ही है. अगर इसमें दो एलिमेंट कम है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू नहीं होगी. ठीक है ना. एक्चुअली में आपका p क्रॉस q क्या आना चाहिए था इस क्वेश्चन में? जो आपका p क्रॉस q बनना चाहिए, सिंपल सिंपल आप m कॉमा n करते, पहला एलिमेंट आता, फिर m कॉमा m करते, दूसरा एलिमेंट आता, तीसरा n कॉमा n करते और चौथा n कॉमा m करते. ये आपके चार एलिमेंट आने चाहिए थे. ठीक. तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स हो जाएगी. है कि जो a क्रॉस b है वो इस तरीके से x कोमा y में लिखा हुआ है, जहां पर x a से बिलोंग करेगा और y b से. तो मैंने आपको a क्रॉस b की यही डेफिनेशन बताई थी कि इन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा ही होगा, ऑर्डर्ड पेयर की तरह होगा, जहां पर x हमेशा a से बिलोंग करेगा पहले सेट से और y हमेशा दूसरे सेट यानी कि b सेट से बिलोंग करेगा. तो बिल्कुल यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, यही डेफिनेशन a क्रॉस b की आपको बुक में दी हुई है. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ट्रू बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? ट्रू. ये तो बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि आपको ए क्रॉस बी की डेफिनेशन कितनी क्लियर है. अजय रिस्पॉन्स कीजिए भाई बेटा, समझ में आया सेकंड पॉइंट भी? ओके. देन थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर ए आपको दिया हुआ है 1,2, बी आपको दिया हुआ है 3,4, अच्छा ओनली फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम थी. ओके देन और किसी का डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं पूरा करा देता हूँ. फर्स्ट पार्ट तो मैंने समझा दिया. ठीक है. देन नेक्स्ट अपना टॉपिक करते हैं, करवा देते हैं, कोई बात नहीं. तो ए हमारे पास 1,2 दे रखा है, बी हमें 3,4 और हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हमसे बोला गया है कि वो एम्प्टी आ रहा है. तो ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो ट्रू फॉल्स के लिए आप कैसे चेक करते हो भाई? सीधी सी बात है, आप एलएचएस निकाल के चेक करोगे कि एलएचएस का आंसर एम्प्टी आ रहा है नहीं आ रहा है. तो मैंने आपको बताया था बी इंटरसेक्शन एम्प्टी, एम्प्टी का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करा लो, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी का इंटरसेक्शन कराओगे तो वो हमेशा एम्प्टी आएगा. ये हमेशा ध्यान रखना. तो इसका तो इंटरसेक्शन बन गया बी इंटरसेक्शन एम्प्टी का, तो एम्प्टी. और एम्प्टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर
किसी सेट के साथ कराओगे वो हमेशा एम्प्टी ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो एलएचएस का आंसर आ रहा है वो खुद एम्प्टी आ रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो रहा है इसमें। बी इंटरसेक्शन एम्प्टी एम्प्टी बनता है, ए क्रॉस एम्प्टी भी एम्प्टी बनता है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ रही है। अंकित समझ में आया बेटा? ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, ट्रू बनेगी। ओके, पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी आपको। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स की मल्टीप्लाई करना आपने एक तरीके से यहाँ पर सीखा था, ए क्रॉस बी निकालना सीखा था, जिसकी डेफिनेशन ये लिखी। ठीक, ये उसकी ए क्रॉस बी की डेफिनेशन। इसके बाद आपने इसमें समझा रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ऑल द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशंस। मैथमेटिक्स में यहाँ एक वैसा है आपका पर्सनल रिलेशन नहीं, जो मैथमेटिकली हम जो रिलेशंस जो टॉपिक नाम रखा है उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं आप, उतने रिलेशंस आपके पास आएंगे। ये आपने रिलेशंस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक डोमेन, फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कोडोमेन, फिर इसमें हम पढ़ेंगे रेंज, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो ये चार टॉपिक अभी हमें पढ़ने, ये दो हमने डन कर लिए। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, आई थिंक स्क्रीन इज क्लियर नाउ, मुझे जहां तक पता है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। स्क्रीन इज क्लियर और नॉट क्लियर? जो चैप्टर्स कह लो, इस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक है वो ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पहले सीखिए, रिलेशन सीखिए। अब हमें चार चीजें और सीखनी है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड देन फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमें चारों चीजें सीखनी है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी बेस्ड है वो इन चार टॉपिक के बारे में हमें बताएगी। ठीक, अब फंक्शंस और डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में हम पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं दिमाग में, कि देखो फंक्शंस वैसा ही है जैसा, वैसे फंक्शन नहीं जैसे आपके यहाँ होते हैं भाई शादी ब्याह का फंक्शन है, वो वाला नाम नहीं है इसका। बट हाँ, फंक्शन करना, फंक्शनिंग करना, थोड़ा उस चीज से हम नाम ले सकते हैं इसका। और हमेशा आप देखो, मान लो एक ये आपके पास एक वॉशिंग मशीन टाइप इसको मान लीजिए, जो मैंने अभी ड्रॉ की है। तो हमेशा आप क्या करोगे, कोई भी वॉशिंग मशीन होगी उसमें आप कुछ वैल्यूज इनपुट करोगे, मतलब कुछ कोई आप डालोगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। जब आप कोई वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े आप डालोगे धोने के लिए, देन क्या होगा, मशीन फंक्शन करेगी। बीच में क्या करेगा, मशीन फंक्शन करेगी, और उसके बाद मशीन कपड़ों को बाहर निकालेगी। ठीक, क्लियर है? मशीन क्या करेगी, कपड़ों को बाहर निकाल देगी। तो जो हमेशा हम किसी भी फंक्शन के अंदर जो हमेशा हम इनपुट करते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे कपड़े हम जो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है ना, इनपुट वैल्यूज जो होती है हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है, डोमेन। समझ में आया? डोमेन क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं। जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं तो कपड़े क्या है, डोमेन है। ठीक है, फिर देन मशीन क्या करेगी, फंक्शन करेगी, काम करेगी अपना, जो भी उसका काम दिया हुआ है। इसके बाद आपका आउटपुट बाहर आएगा। तो आउटपुट दो तरीके के होते हैं, या तो उसको हम कोडोमेन कहते हैं, या उसको हम रेंज कहते हैं। दोनों कभी कभी सेम होते हैं, दोनों कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं। ये भी आपको समझाऊंगा, सेम कब होते हैं और डिफरेंट कब होते हैं। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए। अरे प्रिंस, ठीक है बेटा, ये वो जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको समझो। देखो, इतना समझ में आया कि डोमेन से मतलब आपका क्या होता है, और कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो इतना ध्यान रखो, डोमेन इज ऑलवेज इनपुट एंड कोडोमेन एंड रेंज इज ऑलवेज आउटपुट। जब इनपुट वैल्यू करोगे, उसको हम इनपुट वैल्यूज को हमेशा क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जो भी आउटपुट आएगा दैट कुड बी कोडोमेन और रेंज। ये हमेशा ध्यान रखना कि आउटपुट कुछ भी हो सकता है, कोडोमेन भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। कहीं कहीं कोडोमेन और रेंज सेम हो सकते हैं। तो मैं आपको सब जगह बताऊंगा कब कोडोमेन रेंज सेम होंगे, कब डोमेन हमेशा हमारा इनपुट ही रहेगा, आउटपुट हमेशा कोडोमेन और रेंज बनेगा।
क्या है, आउटपुट वैल्यू है कोडोमेन और रेंज, और इनपुट वैल्यूज हमेशा हमारी डोमेन बनेगी। तो डोमेन इज क्लियर टू अस, जो भी हम पुट करेंगे दैट इज डोमेन। एंड आफ्टर दैट जो आउटपुट होगा वो दो कैटेगरी का होगा। तो इस दो कैटेगरी के आउटपुट को समझना है कि दो कैटेगरी क्यों बन रही है और कब ये इक्वल होंगे कब ये अनइक्वल होंगे। अब कर रहे हो जो भी मशीन बाहर आउटपुट दे रही है दैट कुड बी कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। अब ये बात में देखना है कि कोडोमेन क्या क्या होता है, रेंज में क्या डिफरेंस होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। लेकिन इनपुट इज डोमेन, आउटपुट इज कोडोमेन एंड रेंज, ये दो बातें हमें ध्यान में आ गई। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करके बताता हूं, जो हम एरो डायग्राम बनाते हैं उससे मैं बताता हूं आपको। कि मान लो यहां पर चार लोग बैठे हैं ए सेट में। मान लो पायल है, मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूं, अंकित है, ठीक, अजय है, प्रीति है। ये चार लोग बैठे हैं इसमें ए सेट के अंदर, और बी सेट में मान लो पांच चीजें हैं, ठीक। बी सेट में क्या है, पांच चीजें हैं भाई। यहां तो पांच फ्रूट्स है, मान लो तो मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक, और मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कीवी, कीवी भी है आपके पास। इसके बाद और कौन सा आता है भाई, कोई भी बता दो, बनाना है, ठीक है। अब इसमें पहले सेट में बहुत लाइव एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं आप ही के बीच में। पहले सेट में चार एलिमेंट है, मतलब चार लोग हैं, और यहाँ मैंगो वगैरह इनका अपना है। तो पायल सेट की आई, मैं तो भाई मैंगो पसंद करते हैं भाई, ठीक है, पायल ने मैंगो खा लिया। देन अंकित ने कुछ एप्पल मान लो, अजय ने कुछ ग्रेप्स मान लो, और प्रीति ने कीवी मान लो, बनाना रह गया, ठीक। तो स्टार्टिंग जो सेट ए है यहाँ पर, दैट इज द स्टार्टिंग, कि उनकी प्रेफरेंस यहाँ डिस्कस की जा रही है। तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे, डोमेन क्या होगा, इनपुट होगा। इनपुट क्या है हमारे, पायल, अंकित, अजय एंड प्रीति, ठीक है ना। जो हम x कोमा वाई लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अब यहां भी ध्यान दो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में x कोमा वाई लिखते हैं, जिसमें हमारा x हमेशा a से बिलोंग करता है और y हमेशा हमारा b से बिलोंग करता है, तो वहां जो x होता है दैट इज ऑलवेज इनपुट। इनपुट मतलब डोमेन, ठीक है। और जो y इज ऑलवेज कोडोमेन और रेंज, ठीक है। y कोडोमेन भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है। तो अगर आपसे इस उसमें पूछा जाए, जो मैंने अभी एग्जांपल क्रिएट करा है, कि भाई फाइंड द डोमेन, आप डोमेन बताइए, तो डोमेन आप बोलोगे, डोमेन तो सर पायल, अंकित, अजय एंड प्रीति है, सेट ए के एलिमेंट है। और अब मैं आपसे पूछूं भाई ऐसा बताओ कि कोडोमेन क्या होता है, या मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है, ठीक है ना। पहले मैंने आपसे पूछा डोमेन क्या बनता है, आपने बताया डोमेन क्या है सर हमारा, डोमेन है पायल, अंकित, अजय एंड प्रीति, ये हमारे क्या आ रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट्स आ गए। ये हमारे लोग डोमेन में, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं रेंज। तो रेंज में क्या ध्यान रखना है, रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट आते हैं, रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट होते हैं जो डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल नहीं, बनाना नहीं आएगा बेटा रेंज में, ग्रेप्स आएगा, बनाना तो मैंने छोड़ दिया, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। तो रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। जैसे मैंगो कनेक्टेड है पायल से, एप्पल कनेक्टेड है अंकित से, अजय कनेक्टेड है ग्रेप से, प्रीति कनेक्टेड है कीवी से। तो जितने भी डोमेन के एलिमेंट से बी सेट ए के एलिमेंट बी को रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, रेंज के अंदर आ जाएंगे। यानी कि मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स और कीवी, ये आपके सेट ए के अंदर, सॉरी रेंज के अंदर आ गए आपके,
रेंज क्या बनी? जो डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट हो रखा है। क्लियर है बात? रेंज इज आउटपुट, हमें पता है रेंज आउटपुट है, कोडोमेन भी आउटपुट है, बोथ थिंग्स आर क्लियर। लेकिन रेंज कैसा आउटपुट है? जो डोमेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक, अब आती है कोडोमेन की बात। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन में हमें ये नहीं देखना होता कि इधर इज कनेक्टेड और नॉट। हमारे लिए पूरा जो कलेक्शन बनता है सेट बी का, जहां पर हम जो हमारा जो आउटपुट है उसका जो पूरा कलेक्शन है दैट इज ऑलवेज हमारा क्या होगा? कोडोमेन होगा। पूरा सेट बी क्या होगा हमारा? इसमें कोडोमेन आ जाएगा। इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कनेक्ट हो रहा है कौन सा कनेक्ट नहीं हो रहा। जितने भी एलिमेंट दिए होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कोडोमेन में आ जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला था, यहां तक बताओ क्लियर आया? रेंज का मतलब समझ में आया? कोडोमेन का मतलब समझ में आया? फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने समझाया आपको। ठीक है, पहले मैंने आपको समझाया डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। डोमेन इज इनपुट, कोडोमेन और रेंज इज आउटपुट। बट किस तरीके का आउटपुट वो मैंने अब आपको इस एग्जांपल से समझा दिया। देन अब मैं बात कर रहा हूं कि कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना इस क्वेश्चन में जैसे रेंज और कोडोमेन डिफरेंट आ रहे हैं। भाई रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड कीवी, और कोडोमेन में एलिमेंट आ रहा है पूरा सेट बी, जितने भी हैं उसमें दे रखे हैं। तो अगर इसमें से बनाना हट जाता, अगर इसमें से बनाना हट जाता सेट बी में से, तो हमारे रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते। ठीक है ना? तो ऐसे में जहां पर सेट बी के अगर सारे एलिमेंट कनेक्टेड आ जाए तो वहां रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है, वहां कोई डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन ऐसे सेट में जहां थोड़े एलिमेंट सेट बी के बच जाते हैं जो किसी से मैप नहीं हो पाते, वो आपके क्या हो जाएंगे? कोडोमेन हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ आप क्या करते हो स्कूल में। जैसे आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू होता है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है स्कूलों में क्या होता है, तो इंग्लिश की किताबें बच्चे नहीं लाते। वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर भी आऊंगा करीब। तो क्या करते हो आप? सेक्शन वाइज क्या करते हो? अपनी बुक्स एक दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर देते हो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है ना? तो जो अगर पहला वाला, मान लो ह्यूमैनिटीज में और कॉमर्स में इंग्लिश का लेक्चर है, तो ह्यूमैनिटीज वालों ने कॉमर्स वालों को अपनी इंग्लिश की बुक दे दी। तो क्या हुआ? ह्यूमैनिटीज वाले तो क्या हो गए? डोमेन हो गए। और कॉमर्स वालों को दे रहे हैं, तो जिससे पेयर बना रहे हैं। मान लो 50 बच्चे हैं और 40 बच्चों तक बुक्स पहुंच गई है, तो 40 बच्चे तो रेंज के अंदर आ जाएंगे, और जो 10 बच्चे को छूट जाएंगे अगर उनको भी मिला दो तो क्या आ जाएगा? पूरा कोडोमेन आ जाएगा। ठीक, अगर 40 के 40 बच्चों तक पहुंच गई, मान लो जो दूसरी क्लास में कॉमर्स में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 स्टूडेंट्स को पूरे बुक्स को सबको मिल गई है, यानी कि कोडोमेन अगर रेंज सब दोनों का बराबर हो गया है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? हमारा ये जो सेट बी है, जो कोडोमेन और रेंज है, वहां इक्वल आ जाएगा अगर सभी को मिल गई है। अगर कुछ छूट जाते हैं तो रेंज और कोडोमेन डिफरेंट हो जाएगा। एक ऐसे भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, जो लाइव एग्जाम्पल आप रोज डेली करते थे क्लास में, स्कूल में ये काम करते थे तुम, तो वहां से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि रेंज और कोडोमेन कैसे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कुछ मैं क्या समझा रहा हूं? अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, वो भी बताता हूं। देखो, सेट डोमेन का कोई भी एलिमेंट कभी भी नहीं छूटना चाहिए जो मैप ना हो रहा हो किसी से। यहां का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो इधर मैप ना हो रहा हो। यहां छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रीति मैं ले लूं, वो कुछ नहीं खा रही भाई, ना मैंगो, ना एप्पल, ना ग्रेप्स, ना कीवी, ना बनाना, तो वो क्या होगा? आपका फंक्शंस या डोमेन के अंदर वो पूरा बने, फिर वो आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो जरूरी है आपके डोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। पहली बात तो ये है, जो भी आप इनपुट करो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई?